हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे और साथ में हम लोग आंसर जानने के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे ऑप्शन हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो और आप गलत कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना आवश्यक है, ज़रूरी है। तो आइए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन को समझिए कि आखिर एग्ज़ाम किस पैटर्न में है। क्या हम लोग अगर गलती करते हैं तो क्या हम लोग का जो मार्क्स है वो कटेगा, माइनस मार्किंग है क्या। तो आइए फर्स्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखिए दिया हुआ है। कुल 40 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन होंगे जहां पर आपको एक सही करनी है। सही विकल्प का चयन करेंगे आप। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर अवश्य जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कभी ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम लिखते हैं और उनसे समझे रहते हैं कि अगर हम गलत टिक करते हैं तो इससे मेरा जो सही हम किए हुए रहते हैं उसमें मेरा नंबर कट जाता है, वो मतलब नंबर कटता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अगर कोई क्वेश्चन का गलत करते हैं तो आपका जो सही क्वेश्चन है, जो आप सही आंसर किए थे, वो माइनस मार्किंग उसी को हम लोग कहते हैं, वो कटेगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप 40 का 40 क्वेश्चन यानी 40 का 40 क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे। आप यदि कोई क्वेश्चन नहीं भी जान रहे तो भी उसका आप जो भी ऑप्शन लगे सही, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। और हमारे अगर आप यूट्यूब चैनल पर विज़िट करेंगे स्टूडेंट, तो हर एक अकाउंट का हर एक चैप्टर का वीडियो बना हुआ है। आप हर एक क्लास अटेंड कर सकते हैं, जहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा क्लास का बताया हुआ है कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी एमसीक्यू का क्वेश्चन यानी एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका भी आंसर दिया जाएगा। चलिए, हम लोग ज़्यादा वक्त को ना बिताते हुए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो कीवर्ड है इससे आप समझेंगे, निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है। तो देखिए, ये जो कॉलेज है, यहाँ पर समझने में बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होता है ये चीज़, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाभ ना कमाने वाली संस्था कौन है। ऐसा है, आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि लाभ ना कमाने वाली संस्था कौन है, जबकि यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया है, नहीं है। बात समझ रहे हैं, लाभ ना कमाने वाली संस्था कौन है। अगर ऐसा सिर्फ रहता यहाँ पर सिर्फ है लिखा हुआ रहता तो आपका कॉलेज है लाभ ना कमाने वाली संस्था, है ना। स्पोर्ट क्लब हो गया, हॉस्पिटल भी हो गया, ये लाभ ना कमाने वाली संस्था है। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ दिया नहीं है, मतलब लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा मारुति उद्योग, ये आपका लाभ कमाता है। चलिए, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपका ये पहला ही क्वेश्चन ऐसा था जो समझने में काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज, यहाँ पे डाउट क्रिएट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप कुछ वक्त दीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीक़ा से आप सभी को समझ में आएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा झारखंड अधिविद्य परिषद यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल है क्या। तो आप इसको जानते हैं, ये लाभ ना कमाने वाली संस्था है। तो देखिए, पहला है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यापारिक संस्था, तो ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, इसको काट देते हैं। और गैर व्यापारिक संस्था यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्या है, साझेदारी समझौता हो सकता है। तो आप क्लास अटेंड किए हैं और पढ़े हैं तो आपको पता होगा, जब हम हर एक क्लास का जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो फर्स्ट यही कॉन्सेप्ट है कि आप जब पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे
तो यहाँ पर बताया रहता है कि जो पार्टनरशिप डीड हम लोग बनाते हैं वह लिखित और मौखिक दोनों रहता है, यानी मौखिक और ये लिखित है दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप दोनों तरीक़ा से पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो अधिकतम संख्या कितना होती है आपको पता होगा, 50। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यूजन है। अभी देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे मिनिमम है। अगर आप जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते होंगे उनके लिए जानकारी मैं दूं कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मिनिमम लिखा हुआ है। ठीक है, ये मिनिमम लिखा हुआ है, तो मिनिमम की ओर आप नहीं जाएंगे क्योंकि मिनिमम में 2 होता है और यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन 2 नहीं है। इट मीन्स आपका अधिकतम यानी जो हिंदी का है वो सही है। तो अधिकतम संख्या कितना होती है, तो 50। ओके, चलिए, तो कुछ ऐसे गलतियाँ हैं। ठीक है, आप उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम लोग थोड़ा फास्ट काम करते हैं। गुडविल इज़ क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में सही है और हिंदी में गलत है स्टूडेंट, है ना। अचल संपत्ति लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर जबकि क्या होता है, अमूर्त संपत्ति। इसका हिंदी वर्ड होता है अमूर्त संपत्ति। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना मूर्त संपत्ति, तो वैसे यहाँ होता है अमूर्त संपत्ति होता है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। देखिए वक्त तो लगेगा, अगर हम आपको समझाना चाहेंगे तो वक्त तो लगेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, पिछले 3 वर्षों के लाभ हैं। पिछले 3 वर्ष का लाभ है, ये आपका लाभ हो गया। और कहता है औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के, मतलब 2 वर्षों का के क्रय पर होगा। मतलब सॉरी, थोड़ा हम पढ़ने में यहाँ पे कम कर दिए। ख्याति मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों का क्रय पर होगा। इट में पिछले 3 वर्षों का प्रॉफिट दिया हुआ स्टूडेंट्स, और हम सभी को गुडविल निकालने के लिए कर रहा है। और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, तो 2 है। तो सिंपल सा है, इसका 3 साल का जोड़िए तो कितना होगा, और इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 6,000 और 13,000, 13 और 6 हो जाएगा 19,000, और 19 और 8 यानी टोटल आप देखेंगे तो 19 और 8 हो जाएगा 27,000। और 27,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हो जाएगा 9 तिया 27 यानी 9,000 हो जाएगा। और 9,000 नंबर ऑफ ईयर परचेस है 2 हो जाएगा, तो 9 दूना 18,000 इसका ये हो जाएगा। ठीक है, 18,000 ऑप्शन में देखिए कौन सा है, वही हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का देखिए कौन ऑप्शन है, तो 18,000 ऑप्शन नंबर डी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 7। करें फर्म के लिए आहरण पर ब्याज। याद रखिएगा जब हम लोग फंडामेंटल चैप्टर पढ़ते थे, है ना, फंडामेंटल चैप्टर हम लोग पढ़ा करते थे, तो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता था और क्रेडिट साइड में होता है ना, पता आपको। ये कहाँ से आ गया, चलिए इसको हटाते हैं, हट गया। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फंडामेंटल चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में होता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का वो क्रेडिट में है, तो इसका मतलब वो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, इट मीन्स प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, कोई अगर पार्टनर ड्राइंग करता है और उस पर यदि इंटरेस्ट देता है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, तो प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है, इट मीन्स इनकम है बच्चों, एक्सपेंसेस नहीं है, खर्च नहीं है, ना लॉसेस होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइए, कह रहा है X और Y 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करता है। देखिए, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको पता करना है। तो देखिए आपको पता है कि ओल्ड रेशियो 2:3 है, और न्यू रेशियो है 1:1 है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या निकालने के लिए कहा है, त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपको पता है सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला होता है इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको हम एक बार हटाते हैं। चलिए तो क्या फार्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, और हम लोग का ओल्ड रेशियो है 2:3 यहाँ पर देख रहे हैं, और न्यू रेशियो जो है इक्वल है, न्यू रेशियो जो है 1:1 है। तो x और y का पता करना है, x और y का पता करिए क्या होगा। ओल्ड रेशियो क्या है 2:3, तो 2 हो जाएगा 5, ठीक है, और 1/2 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 2 दूना 4, 2 पचे 10 यानी 5, यानी क्या आ गया 1/5 आ गया, सॉरी 1/10 आ गया। ठीक है, ध्यान रखिए माइनस में, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, 1/5 आ गया। अब देखिए आपको पता है कि 1/10 आता है, देखिए x का क्या आया 1/10, अरे माइनस में आया, ठीक है, तो y का भी 1/10 आएगा, y का भी करेंगे तो 1/10 आएगा, लेकिन वो प्लस में आएगा स्टूडेंट, वो क्या आएगा प्लस में। तो सेक्रीफाइसिंग कौन किया है, सेक्रीफाइस किया है y और गेन किया है x किया है। और आपको भी पता है, ऐसे देखने से भी पता चलेगा आपको कैसे। सो देखिए अब हम आंसर हम बता दिए हैं, ठीक है, 1/10 आपका 1 हुआ, और 1 अब 1/10 हुआ तो x क्या कर रहा है गेन कर रहा है, और y क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, y क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है ना 1/10। कैसे इसे पता चल गया, आप निकालेंगे तो प्लस में आएगा, ठीक है, वो करेंगे तो प्लस में आएगा। देखिए आपको ऐसा देखने से पता चल रहा है कि 2:3 है, x का है 2 और y का है 3। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब भविष्य में ये लोग 1:1 कर रहे हैं, भविष्य में 1:1 करें तो कौन सेक्रीफाइस करेगा बताइए, 3 वाला व्यक्ति ही ना सेक्रीफाइस, क्योंकि इसी का तो ज़्यादा है ना, इसका तो कम है, तो सेक्रीफाइस कौन करेगा 3 करेगा। चलिए ये बात अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग अभी निकाल लेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जो प्लस में आया वो सेक्रीफाइसिंग है, और जो माइनस में आया वो गेनिंग है। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर मैच करिए। पहला ऑप्शन में देखिए कह रहा है एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, गलत है ना, पहला गलत हो गया, एक्स सेक्रीफाइस थोड़ी ना कर रहा है, वाई कर रहा है, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, ये भी गलत है, 1/10 हम लोग का है ना बाबू। अब है वाई सेक्रीफाइस करे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, आइए। कह रहे लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेट। गेनिंग रेशियो हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए आपको पता होगा कि जब हम लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब जो पार्टनर पहले से है, जैसे अभी एक्स और वाई पार्टनर था तो इसको एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर यही ये लोग क्या चीज किया अभी अपना प्रॉफिट रेशियो में चेंज कर दिया, ये लोग को पहले पुराना था 2:3 था, अब ये लोग क्या करना चाह रहा है 1:1, ठीक है, तब ये लोग जो है कैलकुलेट करेगा, सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती, गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करेंगे, तो हम बता रहे दोनों चीज़ बता रहे हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है, यानी जो पुराना साझेदार है जो है पहले से, यदि वो लोग अपना रेशियो में चेंज करते हैं तो वो लोग कैलकुलेट करता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ये बताना चाह रहा हूँ। और अगर कोई नया पार्टनर अगर एडमिट होता है तो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही कैलकुलेट किया जाएगा, क्लियर है। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, आता है, तो उसको कौन पार्टनर कितना देगा, अपना हिस्सा का कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, अगला को देगा। तो जब नया पार्टनर अगर आता है फर्म में, या वर्तमान जो साझेदार है अपने ही हिस्सा में चेंज करते हैं, तब हम लोग को ज़रूरत पड़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। और जब गेनिंग रेशियो का हमसे, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है बाबू, हमसे पूछ रहा है गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करेंगे, तो आप जान गए होंगे कि जब ये वाला दोनों नहीं होगा तब बाकी वो वाला हो जाएगा। तो उसका मतलब ये हमको समझाते हैं कि गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट होगा, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, छोड़ के जा रहा है फर्म को, या डेथ कर रहा है, वैसे सिचुएशन में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो समझिए, ऑप्शन आप मिलाइए। एक नया साझेदार के प्रवेश के समय, गलत हो गया, ये आपसे नहीं पूछा है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन ये सब को चेक कर लो ना,
साझेदार फर्म का विघटित होने पर लो डिजोल्यूशन। बाबू वो फर्में अगर ख़त्म हो गया, फर्म बंद हो गया, हम ये बात बोले क्या? नहीं, हम बोले कि गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट होगा? जब पार्टनर छोड़ के जाएगा या कोई पार्टनर डेथ करेगा तब। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? साझेदारी फर्म के विघटित होने पर, मतलब डिजोल्यूशन हो जा रहा है, फर्म ही बंद हो जा रहा है। तो बता, जब फर्म ही बंद हो जा रहा है तो ये सब गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ये गलत है अपने आप पे, ये भी तो होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया बाबू। ठीक है, चलिए आराम से बता रहे हैं, एक बार आप समझ लेंगे तो हम इस बात का गारंटी दे सकते हैं कि आपको फिर दूसरा बार देखने की ज़रूरत नहीं होगा। चलिए, लेकिन एक बार आप वक्त दीजिए हमारे साथ, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, आराम से बताएंगे लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। चलिए उतना भी हम लोग स्लो नहीं चल रहे हैं। ए तथा ए और बी है, ठीक है, ए और बी साझेदार हैं जो 5-4 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। वे सी को 1/5 हिस्सा के लिए साझेदार बनाते हैं तथा ए बी का त्याग अनुपात निकालिए। ये तो आप जानते हैं, 5 और 4 हो जाएगा। आप जानते हैं? अब बोलिए सर कैसे जानते हैं? बाबू अब समझो, आप अगर कैलकुलेट भी करेंगे ना, आपको हम बताए थे जब क्लास में कि लेट प्रॉफिट इसमें माना, लेट टोटल प्रॉफिट कितना 1 है ना, ऐसे मानने। अब ऐसे कैलकुलेट भी करेंगे तो आपको यही आएगा। अब त्याग अनुपात, अब ऐसे हम लोग रटाया रहता है, बच्चों लोग ये रट क्या लेता है, रट लेता है कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। और कब कैसे होगा? कि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो कि जैसे 1/5 हिस्सा ले रहा है, कौन ले रहा है? नया पार्टनर ले रहा है कि हम अगले यहाँ जा रहे थे, हमको कितना हिस्सा मिल रहा है? 1/5 मिल रहा है। तो भैया ए और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा पता होना चाहिए ना, कहना चाहिए कि हम इतना हिस्सा दे रहे हैं, वो इतना दे रहा है, ए और बी इतना दे रहा है। लेकिन ये कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कैसे देगा वो लोग? तो कैसे देगा? जो अपना रेशियो है ना 5 और 4 जो रेशियो है, वही रेशियो में नया पार्टनर को देगा, तो वही हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। इसलिए ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होता है। जब ये नहीं कन्फर्म हो कि नया पार्टनर को कौन पार्टनर कितना कितना दे रहा है, तब ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप कैलकुलेट करेंगे जो मेथड बताए थे, लेट टोटल प्रॉफिट 1 मान के, आपका वही होगा, सेक्रीफाइस निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा, आप न्यू रेशियो भी यही है, न्यू रेशियो भी यही है 5 और 4। आप ऐसे निकालेंगे तो सबसे पहले न्यू रेशियो आएगा, ठीक है, उसके बाद ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आ जाएगा, उसके बाद आप सेक्रीफाइस निकालेंगे तो आ जाएगा, तो आपका यही आएगा। ठीक है, ओल्ड रेशियो भी 5-4 ही होगा, न्यू रेशियो भी 5-4 होगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए 11 नंबर देखिए, क्या है 11 में? करें नए साझेदार के प्रवेश पर क्या होता है? कह रहा है पुराने फर्म का समापन होता है। ये कहाँ का मेथड है भाई? कोई अगर पार्टनर आएगा तो हमारा फर्म ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा बाबू, कैसे ख़त्म होगा? कोई घर में आएगा तो क्या होगा? पूरा फैमिली ख़त्म हो जाएगा? ये कहाँ का मेथड है? ये नहीं होगा कभी। पुराने साझेदारी का समापन होता है। हाँ, ये बात थोड़ा बोला तो मानते हैं, ये बात बोला तो मानते हैं, यानी ये ऑप्शन नंबर, ये तो काट देना पड़ेगा ना, इसको काट दो, ये हो जाएगा। मतलब पुराने साझेदारी का समापन होता है। अच्छा, ये सबको पढ़ो, फर्म और साझेदारी दोनों का समापन, ये गलत है बाबू, ये सब गलत है पूरा, है ना ही फर्म और ना ही साझेदारी का समापन होता है, ये मतलब ये गलत बोल रहा है। ठीक है, अब कहाँ से बात है? देखो तो यहाँ हम लोग एग्री कर रहे हैं, ना ही फर्म और ना ही साझेदारी का समापन होता है, मतलब ये नहीं है। क्या होगा? पुराने साझेदारी का समापन होता है। देखो समझो, अब जो पार्टनर ए और बी चला रहे थे फर्म को, ए और बी को चला रहे थे फर्म को, तो अब नया पार्टनर सी आ गया, तो बताइए ये लोग का जो एग्रीमेंट बना हुआ था, अब वही रेशियो से अब नहीं ना फर्म चलेगा। अब नया पार्टनर आ गया तो फिर ये लोग को पूरे तरीक़ा से बिजनेस को न्यू तरीक़ा से चलाना पड़ेगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पुराना जो फर्म साझेदारी था वो ख़त्म हो जाएगा और एक अब नया से एग्रीमेंट तैयार होगा, इसलिए पुराने साझेदारी का समापन हो जाता है। ठीक है, जब नया कोई पार्टनर आएगा तो पुराने साझेदारी
का समापन होता है, पुराने साझेदारी फर्म का समापन होता है, याद रखना। एक थोड़ा सा यहाँ पे फर्म नहीं बोलना है, फर्म बोलोगे गलत हो जाएगा, शायद अभी हम भी बोल दिए होंगे। पुराने साझेदारी का समापन होता है, ध्यान रखना, फर्म का नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो पुराने फर्म का समापन, ये फर्म बोल दिया इसीलिए गलत हो गया। और यहाँ पे बोला पुराने साझेदारी का समापन होता है, साझेदारी का समापन होता है, फर्म का समापन नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 12 में चलो। 12 में क्या है, ए और बी और सी 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। ए अवकाश ग्रहण करता है, ध्यान रखना, ए है सो रिटायर कर गया, तो प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी तो आप जानते हो, 5-3-2 कौन कर गया जी, त्याग रिटायर कौन कर गया, ये अवकाश ग्रहण का, ये खत्म हो गया, ओह सॉरी, ये खत्म हो गया, तो आपका तो यही आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए, प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो। बताइए, अगला व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, 5-3-8-2-10 5/10 छोड़ के जा रहा है, तो अगला व्यक्ति कैसे लेगा उसका रेशियो को, कैसे गेन करेगा, झगड़ा हो जाएगा, दोनों में मारपीट हो जाएगा, तो किस रेशियो में लेगा, तो जो इन लोग का रेशियो है वर्तमान का 3:2, यही रेशियो में वो लोग पार्टनर ले लेगा, किसका, ए वाला हिस्सा को। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, 3:2 होगा। देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए ही में है, ऑप्शन नंबर ए ही में है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, क्या है, RST पुराना लाभ विभाजन 2:2:1। एस की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। अधिलाभ याद करें, मतलब यहाँ पे अधिलाभ का मतलब गेनिंग रेशियो निकालिए। तो इसका तो आप सिंपल है, आप पढ़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा अभाव है जगह का, तो आप जानते हैं गेनिंग रेशियो निकालना है बाबू, शॉर्ट में लिख रहे गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला जस्ट सेक्रीफाइसिंग का उल्टा होता है ना, वहाँ पर था सेक्रीफाइसिंग का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होगा गेनिंग निकालने के लिए। तो अब कर दो, न्यू कितना है, न्यू है 3:2 है, यही है ना, 3:2 है, तो होगा सॉरी एक सेकेंड, इसको थोड़ा लिख लो यहाँ पे। तो एस का सेवानिवृत्त होता है ना, एस कौन है, एस देखो बीच वाला है, एस एस चलो बीच वाला था, ठीक है। तो आर का हो जाएगा जी, आर का गेनिंग कितना गेन कर रहा है आर, तो देखिए अभी यहाँ पर दिया हुआ था ना, पिछले वाला क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था कि जो रिटायर किया, अवकाश ग्रहण किया, उसका हिस्सा को कौन कितना कितना ले रहा है, अगर यहाँ पर बता दिया है एक्चुअली, ठीक है, कि उन लोग का जो उनका लाभ नया अनुपात ये है, तो पता चल जाएगा आपको। तो आर का निकालना पड़ेगा, आर का पहले देखिए कितना है, न्यू रेशियो, तो कितना हो जाएगा 3:2, यही है ना, उनका सेवानिवृत्त एस हो जाता है, तो बाद में उनका लाभ विभाजन तो कौन बचता है, आर और टी बचता है, आर और टी बचता है, तो नया है 3/5 हो जाएगा, ठीक है। और 2 इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 1 5, एलसीएम ले लीजिएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5 यानी 3 एकम 3 और 2 एकम 2 यानी 1/5, 1/5। और देखो वो प्लस में आया, ये प्लस में आया तो समझो गेनिंग हो गया, फार्मूला लगाए हैं गेनिंग का, तो अगर प्लस में आया तो गेनिंग हो गया। और 1/5 ही शायद आएगा आपका, आप करेंगे तो 1/5 ही आएगा, वो एक आएगा आपका, एक और गेनिंग ही आएगा, ओके। चलिए, और यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं, आपको यहाँ पे गेनिंग ही निकालना है, तो जो आर का है, आर का आपका 1/5 आ गया, और मैं इसको हटाता हूँ फिर से, और एक बार फिर से काम करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आर का हम लोग निकाल लिए हैं, अब टी का निकालते हैं, क्योंकि एस तो यहाँ पे अवकाश ग्रहण का उसका हिस्सा को ले रहा है, कौन कितना कितना ले रहा है, तो आर का आ गया, याद रखना, आर का आ गया 1/5, ठीक है, और वो गेनिंग हो गया। अब चलिए निकालते हैं आर के बाद टी का निकालते हैं। टी का देखिए न्यू रेशियो है 3:2 है, यानी 2/5 हो गया, और इसका हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, तो इसका भी करेंगे आप तो हो जाएगा 5 एलसीएम है ना, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी इसका भी 1/5 आ गया, ठीक है।
तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए स्टूडेंट तो दोनों का किसका यानी दोनों का किसका R का और T का दोनों का कितना आ गया 1/5 आ गया और 1/5। देखो अगर कैलकुलेशन में थोड़ा अगर आपको यहाँ पे बढ़िया से नहीं दिख पा रहा हो तो आप कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करिए, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला जो है गेनिंग का आप जानते हैं कि न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो को माइनस कर देना है, ठीक है। तो दोनों का आएगा 1/5 और 1/5, यानी जो पार्टनर अवकाश ग्रहण कर रहा है एस का हिस्सा को ये लोग 1/5 और 1/5 ले रहा है, यानी 1:1 में ले रहा है। तो 1:1 कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए 13 हो गया, अब 14 चलिए। ये तो आसान दिख रहा है आपको, है ना। चलिए क्या है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर ख्याति का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है। अगर कोई साझेदार रिटायर कर जाता है, अवकाश ग्रहण पर ख्याति का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है, तो आपको पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए गेनिंग ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ओके, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। करें लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है, तो देखिए यहाँ पे यानी गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो अभी जस्ट हम फार्मूला बताएं कि न्यू रेशियो में माइनस कर देना ओल्ड रेशियो को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग थोड़ा आप काम करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है, तो अंतिम भुगतान किसको किया जाएगा? ठीक है ना, साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है, किसको होगा? तो अंतिम भुगतान होता है, मृत्यु पर अंतिम भुगतान होगा तो एग्जीक्यूटर को निष्पादन खाते से होगा, है ना। कहाँ से भुगतान होगा? तो निष्पादन खाते से होगा, ठीक है। ये करंट अकाउंट है, ये लोन है, ये सब नहीं होगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट से होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग थोड़ा फास्ट काम करते हैं। ये हो गया 17 नंबर। आइए क्या है, करें पुनः मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है। पुनः मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस समय तैयार किया जाता है। तब जानते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहते हैं, इसको रियल अकाउंट कहते हैं। सॉरी क्या है, रियल नहीं, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप हो, चाहे रिटायरमेंट पार्टनरशिप हो, चाहे डेथ ऑफ पार्टनरशिप हो, सभी में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। और क्या है, पढ़िए, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, देख रहे होंगे। बताइए करंट एसेट कौन है, तो सन्ड्री एसेट करंट एसेट होता है, कैश इन हैंड करंट एसेट है, स्टॉक भी करंट एसेट है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखिए, आदर्श तरल अनुपात कौन है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि लिक्विड रेशियो को हम लोग एक नाम से जानते हैं क्विक रेशियो, और इसका आदर्श जो अनुपात होता है 1:1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे करंट रेशियो रहता है तो इसका जो आदर्श अनुपात होता है 2:1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन्वेंट्री आवर्त अनुपात का सूत्र। आप तो पढ़े हैं, रेशियो चैप्टर पढ़े हैं, तो बेचे मतलब कि फार्मूला यहाँ पे आपको इन्वेंट्री टर्नओवर का, तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग, और 2 से भागा करते हैं, वही हो जाएगा यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 21, कंपनी होती है। आप तो जानते हैं कंपनी क्या होता है, अवैधानिक ये गलत होगा, कृत्रिम वैधानिक ये गलत होगा, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होता है, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होता है। चलिए वैधानिक है, लीगल है, कृत्रिम और वैधानिक दोनों होता है। चलिए 22 नंबर चलते हैं स्टूडेंट्स। 22, निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कहाँ तक सीमित होती है। निजी तो अधिकतम संख्या जो होती है 200 होती है, आप भी जानते हैं, पढ़े हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, चलिए 23 सॉल्व करते हैं। अंशधारियों को प्राप्त होता है, अंशधारी को क्या प्राप्त होता है, बहुत ही सब क्लास में चर्चा किया हुआ है कि जब भी शेयर होल्डर है, अगर पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको डिविडेंड मिलता है, और यही इधर बैंक में इन्वेस्ट करता है, किसी व्यक्ति को पैसा दिया तो वहाँ पर जो उसको मिलेगा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ के लिए बी होगा, ठीक है। चलिए ये सब सारा अधिकतर जो है स्टूडेंट्स, ये 99% आप जानते होंगे, क्योंकि सारा ये क्लास का क्वेश्चन है, सारा क्लास में बताया हुआ है। चलिए आगे देखिए, पूंजी का वह भाग
जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाती है। फिर से देखिए, पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है क्या कहलाता है, बताइए। क्या कहलाता है बताइए। एथोराइज कैपिटल, निर्गमित पूंजी, या फिर ना मांगी हुई पूंजी, या फिर संचित पूंजी, बताइए कौन सा होगा। बताइए तो कौन सा होगा, रिजर्व कैपिटल होगा। ठीक है, रिजर्व कैपिटल होगा। चलिए 25 नंबर, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है। मतलब किस धारा के अंतर्गत कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू कर सकती है, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जब फर्स्ट इशू ऑफ शेयर का क्लास आप देखेंगे, वीडियो अगर यूट्यूब पर जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ पर ये सारा चीज़ बताया हुआ है। बहुत आप जरूर वीडियो जाकर देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि उस वीडियो में ये बताया हुआ है कि कितने धारा के अकॉर्डिंग आप अपने शेयर को इशूड कर सकते हैं प्रीमियम पर, कितने धारा के अकॉर्डिंग इशू कर सकते हैं शेयर को, क्या राइट है, आप डिस्काउंट पर शेयर इशू कब नहीं कर सकते हैं और कितने धारा के अनुसार नहीं कर सकते हैं प्रीमियम, और आप जो शेयर जो डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, कितने धारा के अकॉर्डिंग आप अपने शेयर को इशू कर सकते हैं, सारा चीज़ बताया हुआ है फर्स्ट क्लास में। तो आप जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा 52 के अनुसार आप शेयर को सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, शेयर एप्लीकेशन, ये तो आप जानते हैं, बहुत बताया हुआ है, ये पर्सनल अकाउंट होता है। ऑप्शन नंबर ये 27 नंबर देखिए, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं प्रमोटर को, है ना, डिवेंचर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो ये हो जाएगा विद्यमान अंशधारियों को किया जाता है। जो हमारे यहाँ विद्यमान अंशधारी हैं उनको राइट शेयर इशूड किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, मतलब ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है, तो ये पढ़े हैं फॉरफीचर चैप्टर में स्टूडेंट्स, कि जब हम फॉरफीच करते हैं तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। इसको खोजो, ये सब तो होगा ही नहीं, ये सब होगा ही नहीं। चलिए 29 नंबर देखिए, ऋण पत्रधारी होते हैं, ऋण पत्रधारी क्या होता है बाबू, कंपनी के ग्राहक होता है क्या, कंपनी के मालिक होता है, ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। कंपनी लेनदार, तो बाबू कंपनी का लेनदार होता है, ग्राहक नहीं होता है, कंपनी का लेनदार होता है। पैसा दिया है तो लेने से मतलब है। इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए 30 नंबर, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है, तो ये तब जानते हैं 12% होता है। किधर गया 12, देखो यहाँ 12 है, 12% होता है, एकदम याद रख लेना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो याद रखना है आपको कि 12% होता है, इसमें क्या बात। ऋण पत्रों को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, ऋण पत्र को किस शीर्षक में दिखाया, तो देखिए आप बैलेंस शीट याद किए, आपको कितना बैलेंस शीट याद करवाए हैं और बताए हैं, तो आपको पता होगा कि डिवेंचर जो है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, डिवेंचर एक तरह से क्या है, लायबिलिटी है स्टूडेंट, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंतर्गत दिखाया जाता है। शेयर कैपिटल में दिखता है कभी डिवेंचर, नहीं, रिजर्व में दिखता है, नहीं दिखता है, तो कहाँ दिखता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखता है। चलिए 32 नंबर, अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ का हस्तांतरण होगा, कहाँ होगा हस्तांतरण, ये भी आप खोजो, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं, सरप्लस नहीं, जनरल रिजर्व नहीं, तो कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। ओके, चलिए 33 नंबर, एक कंपनी के पास 2020 और 2021 में व्यापारिक प्राप्तियां क्रमशः 1 लाख है और 80,000, इंग्लिश वाला मत पढ़ना, गलत हो जाएगा, देखो यहाँ गलत दिया हुआ है, ठीक है। किस प्रतिशत की दर से इसमें परिवर्तन हुआ है, तो बाबू देखो 1 लाख था और 1 लाख से मतलब 2020 में था 1 लाख और 2021 में हो गया 80,000, कितना डिफरेंट हुआ, तो 20,000 डिफरेंट इशूड हुआ है, इतना कम इशूड हुआ है 20,000 का, तो इसको कितना परसेंट में देखना है, इसको परसेंट में, तो तुम लोग को हम बताते हैं कि जिसको परसेंटेज में देखना है उसको ऊपर रखो और जिसके बेस पर नहीं देखना है वो नीचे रखो। बेस तो इसका कौन हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा और इंटू कर दो 100 से, मतलब ये पूछा है कि जो परिवर्तन हुआ है कितना परसेंट में परिवर्तन हुआ है, तो ये 3 जीरो काट देंगे यहाँ से, ये 2 जीरो यहाँ काट देंगे, ये 20% आ गया, 20% ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलो आप 34 चलो फटाफट। समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर माना जाता है, तो ये तब जानते हैं 100, ठीक है। चलिए 35, डिवेंचर होल्डर रिसीव्स यानी ऋण पत्र
धारियों को मिलता है, ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है बाबू, तो क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अभी जस्ट बता ही रहे थे कि शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है ना, और ये डिवेंचर ये सब लेनदार है एक तरह से, इसको इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए, लाभ व हानि विवरण को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा इधर ऑप्शन देखो, लाभ क्या क्वेश्चन था, लाभ व हानि विवरण को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बैलेंस इनकम स्टेटमेंट, ये तो आप जानते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम लोग लिखते थे जब कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, है ना, कॉमन साइज स्टेटमेंट लिखते हैं वहाँ पे, तो स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बोलते हैं और इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37। चलिए लास्ट है, हम लोग ज़्यादा नहीं है। इन्वेंट्री में परिवर्तन यानी चेंज इन इन्वेंट्री, तो आपको भी जस्ट बता ही रहे थे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग और क्लोजिंग करेंगे तो इन्वेंट्री पता चल जाएगा कि कितना परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ से। ऑप्शन नंबर ये था, ठीक है। चलो 38, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित, तो कल ही बता रहे थे आप लोग को कि अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट किस स्टैंडर्ड यानी कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। चलिए 39, निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मंद नहीं है, मतलब गैर रोकड़ मंद नहीं है। तो देखिए, नगद विक्रय एक कैश सेल है, मतलब ये रोकड़ मंद है, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब रोकड़ मंद है, ठीक है, ये सब रोकड़ मंद है, तो ये सब नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय लाभांश का भुगतान किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो कल ही बता रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि जब आप जो डिविडेंड है, डिविडेंड पेमेंट को, डिविडेंड जब आप पेड करते हैं तो ये आप किस एक्टिविटी के अंतर्गत दिखाते थे। 3 एक्टिविटी बताए थे, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा फिनांसिंग एक्टिविटी। तो हम बताए थे वहाँ पर कि जब आप फिनांसिंग एक्टिविटी में पैसा लाते थे, है ना, शेयर होल्डर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, है ना, बैंक से लोन लेकर, तो वहीं पर तो आपको डिविडेंड पेड करना पड़ेगा। तो कहाँ हो जाएगा, यानी डिविडेंड पेड करेंगे या इंटरेस्ट पेड करोगे तो कहाँ ये होगा, तो फिनांसिंग एक्टिविटी में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आज हम लोग क्वेश्चन टोटल 40 सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए।